सो वेलकम टू क्लास 9 केमिस्ट्री। आज आपका नया चैप्टर कौन सा है? एटम एंड मॉलिक्यूल। हमने पुराने 2 चैप्टर डिस्कस कर लिए, कंप्लीट भी कर दिए हैं। अब हम ये थर्ड चैप्टर एटम एंड मॉलिक्यूल को उन 2 चैप्टर से रिलेट करते हैं। वो कैसे है? फर्स्ट सेकंड चैप्टर में क्या पढ़ा? मैटर को पढ़ा, ठीक है। अब मैटर मैंने क्या बताया था कि जो भी चीज़ हमारे चारों तरफ प्रेजेंट है वो सब चीज़ मैटर ही है। जैसे ये बोर्ड है, मैटर का ही बना, मैं हूँ, मैटर का ही हूँ, ठीक है। तो एटम एंड मॉलिक्यूल क्या होंगे? तो पुराने फिलोसफर का मानना था, जो पुराने फिलोसफर थे, ठीक है, नए फिलोसफर, जो पुराने फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को डिवाइड किया। उन्होंने मैटर को डिवाइड किया। मान लीजिए मैटर, ये भी मैटर है, ये मैटर लेते हैं, ठीक है। ये पेन एक मैटर है, इसको हम 3 भाग में डिवाइड करते हैं। 3 भाग में डिवाइड किया, पार्टिकल बना, ठीक है, 3 पार्टिकल हो गए, ठीक है। जब इसको और ज़्यादा डिवाइड करेंगे तो और ज़्यादा पार्टिकल बनेंगे। तो जो फिलोसफर थे उन्होंने मैटर को उस समय तक डिवाइड किया जब वो अनडिविजुअल हो जाए, मतलब डिवाइड ना हो, पार्टिकल डिवाइड ना हो। तो उसे क्या कहा? उसे एटम कहा। ये मैटर है पूरा, इसको इतना डिवाइड किया जाए कि ये जब डिविजुअल ना हो, मतलब डिवाइड ना हो, ठीक है, तो वो क्या कहेंगे? उसे एटम कहेंगे। तो हम कह सकते हैं एटम क्या होता है? एक बिल्डिंग ब्लॉक होता है। किसका? मैटर का बिल्डिंग ब्लॉक होता है। हम डिफिनेशन देख लेते हैं एटम की क्या होती है। सो एटम की डिफिनेशन क्या है? एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल था ना एटम, स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट क्या है? अभी हम डिस्कस करेंगे एलिमेंट क्या है। पुराने चैप्टर में पढ़ा है, अगर पढ़ना चाहें तो पुराने चैप्टर में मिल जाएगा, पर मैं बता दे रहा हूँ। दैट कैन बी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन में पार्ट लेता है। एलिमेंट क्या है पहले देखते हैं। जो सेम टाइप ऑफ एटम से बना होता है, सेम टाइप ऑफ एटम से, उसे क्या कहते हैं? उसे हम एलिमेंट कहते हैं। सो हम डिफिनेशन एक बार फिर देखते हैं। एटम इज द स्मॉलेस्ट पार्टिकल ऑफ एलिमेंट दैट कैन बी टेक पार्ट इन केमिकल रिएक्शन। एक चीज और देखते हैं, जो एटम होता है कभी फ्रीली एडजस्ट नहीं करता। एटम जो होता है फ्रीली एडजस्ट नहीं करता। कुछ ही एटम जो फ्रीली एडजस्ट करते हैं। कौन से? एक नियॉन हो गया, एरोन हो गया, ये फ्रीली एडजस्ट कर जाते हैं। पर जैसे हाइड्रोजन हो गया, कॉपर हो गया, ये फ्रीली एडजस्ट नहीं करते इसके एटम। ऐसा क्यों? क्योंकि ये बहुत ज़्यादा रिएक्टिव होते हैं। सो ये किसमें एडजस्ट करते हैं? या फिर एलिमेंट में होगा या फिर मॉलिक्यूल में होगा। 2 चीज़ में हो सकते हैं, या फिर एलिमेंट में होगा या फिर मॉलिक्यूल में होगा। सो जो पुराने फिलोसफर थे उन्होंने एटम को क्या नाम दिया था? उन्होंने एटम को परमाणु नाम दिया था। एक नाम दिया था। जब उसे डिविजल करते हैं मैटर को ऐसे समय तक कि वो डिवाइड ना हो, तो उसे क्या कहा था? उसे उन्होंने परमाणु कहा था, एटम नहीं कहा था। तो एटम किसने कहा? तो फिर से एटम किसने कहा होगा? एटम डाल्टन ने कहा था। अभी डाल्टन ने एटॉमिक थ्योरी भी दी है, इसे समझाया भी है, ठीक है, जो कि चैप्टर के आगे मैं आपको बताऊंगा। एटम हो गया, इसके बाद मॉलिक्यूल भी एटम हो गया, जो सबसे छोटी इकाई होती है इसकी, मैटर की, मतलब कि जब डिवाइड नहीं होता। अब मॉलिक्यूल क्या होगा, इसे हम डिस्कस करते हैं। अब सो हम आते हैं अब मॉलिक्यूल क्या होगा? एटम तो सिंगल था। यहाँ पर बॉक्स लेते हैं, ठीक है, एक एग्जाम्पल के तौर में। ये एटम है, ठीक है, ये एटम है। यहाँ पर ये सिंगल पार्टिकल है तो एटम है, सबसे छोटा पार्टिकल है तो सिंगल पार्टिकल होगा, एटम होगा। जब सिमिलरली इसी प्रकार के 2 पार्टिकल, 3 पार्टिकल, 4 पार्टिकल आ जाते हैं न्यूट्रल, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे। ये सारे इस बॉक्स में इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल होंगे सब। ऑक्सीजन जितने आ जाए, 2 या 2 से ज़्यादा, कितने भी हों, पर इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल हों और केमिकली कंबाइंड हों। कोवैलेंट बॉन्ड होता है इनमें, केमिकली कंबाइंड हो, तो इन्हें क्या कहते हैं? इन्हें कहते हैं मॉलिक्यूल। सिमिलरली जैसे S8 होता है, S के जब 8 मॉलिक्यूल रहेंगे, ये 8 मॉलिक्यूल, सब S के मॉलिक्यूल हैं, सब S के एटम है। 1 2 3 4 5 6 7 8 एटम है, ठीक है, एक एटम है। तो जब ये सब मिल जाएंगे तो एक सल्फर का एटम बनेगा, ठीक है, 8 होता है। तो इसे हम क्या कहते हैं? इसे मॉलिक्यूल कहते हैं, ठीक है। कोवैलेंट बाउंड है, केमिकली कंबाइंड है, ठीक है। अब एटम
अब ये कितना छोटा होता है ये हमने एटम में डिस्कस नहीं किया था। अब एक एटम तो हमने देख लिया, पर ये एक एटम कितना छोटा होता है ये हम देख लेते हैं। nm आपने सुना होगा, 1 नैनोमीटर, 1 नैनोमीटर। सो एक एटम का साइज कितना होता है, ये कह रही है साइज है एटम का, एटम साइज। 1 एटम का साइज कितना होता है, 1 n और m का होता है नैनोमीटर, ठीक है। 1 नैनोमीटर इक्वल टू 1 -9 पावर मीटर। सोचिए कितना मीटर में कितना छोटा होगा, -9 पावर जा रही है, कितना छोटा होता होगा। सो हमने ये डिस्कस कर लिया। अब नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं हम। अब हमने मॉलिक्यूल तो पढ़ लिया। मॉलिक्यूल क्या होता है, जिसमें कोवैलेंट बाउंड होता है, केमिकली कंबाइंड होते हैं, ठीक है। वो क्या होता है, मॉलिक्यूल होते हैं, ठीक है। और 2 या 2 से ज़्यादा एटम होते हैं, ठीक है। तो मॉलिक्यूल होते हैं। अब इसके 2 पार्ट हैं, उनसे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड। सो अभी हम क्या देखेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट। मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट क्या होता है, सो मॉलिक्यूल ऑफ एटम क्या होगा, 2 या 2 से ज़्यादा सिमिलर पे, मतलब एक ही प्रकार के एटम जब केमिकली कंबाइंड होते हैं, केमिकली कंबाइंड होते हैं एक दूसरे से, ठीक है, तो वो क्या होता है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट होता है। अब आपने एलिमेंट तो जान ही लिया था क्या होता है। एलिमेंट क्या होता है, जो एक ही प्रकार के एटम से बना होता है वो एलिमेंट होता है। मॉलिक्यूल भी जान लिया था, जब इन दोनों को मिक्स करेंगे तो यही डिफिनेशन आएगी, मॉलिक्यूल 2 और मोर सिमिलर एटम केमिकली कंबाइंड टुगेदर। तो क्या होगा, वो मॉलिक्यूल ऑफ एटम होगा। अब ये एग्जांपल लेते हैं हम, O3, ये किसका होता है, ये ओजोन का होता है। ये O3 ओजोन का साइन होता है, ठीक है, ओजोन का सिंबल होता है O3। अब मैंने बताया था एटम जो होता है, इसका एटम क्या होगा, O3 का ऑक्सीजन एटम होगा। ऑक्सीजन, एक ऑक्सीजन होता है। अब ऑक्सीजन सिंगल एडजस्ट नहीं कर सकता, ओजोन बनाने के लिए सिंगल एडजस्ट नहीं कर सकता, तो उसने तीन ऑक्सीजन को ले लिया और केमिकली कंबाइन कर लिया, तो क्या बना, O3 बन गया। अब ये तो कंबाइंड हो सकता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रल भी है, ठीक है, और केमिकली कंबाइंड भी है, एक ही प्रकार के एटम है। तो डिफिनेशन में एक है, 2 और मोर एटम सिमिलरली, एक ही प्रकार के एटम है, ऑक्सीजन के हैं, ऑक्सीजन के हैं 3 एटम, एक ही प्रकार के एटम है, केमिकली कंबाइंड है टुगेदर। तो वो क्या बनाया, ओजोन बनाया, O3 ओजोन बनाया। अब इसी प्रकार S8 भी है, मैंने पहले आप एग्जांपल दिया है। इसी प्रकार S8 भी है, जो सल्फर के 8 एटम हो जाएंगे तो ये सल्फर बनाएगा। इसी प्रकार ऑक्सीजन भी है, O2। ऑक्सीजन क्या होता है, जब 2 एटम ऑक्सीजन के हो जाते हैं, जब ऑक्सीजन बढ़ते हैं, जो हम इनहेल करते हैं, ठीक है। अब ये क्या होता है, फिर हमने सारी चीज़ तो देख ली। ये क्या होता है, 3, 2, 8, ये तो कह देंगे आप नंबर लिखा हुआ है, ठीक है, ये नंबर तो लिखा हुआ है, पर इसे हम एटॉमिसिटी कहते हैं। सो एटॉमिसिटी की डिफिनेशन क्या होगी, मैं आपको ऐसे बता दे रहा हूँ। सो जो नंबर ऑफ एटम कॉन्सिस्ट, क्या, नंबर ऑफ एटम कॉन्सिस्ट मॉलिक्यूल, जितने एटम है ये मॉलिक्यूल है, ये मॉलिक्यूल तो है ही है, ठीक है, मॉलिक्यूल में आ रहा है, मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट में आ रहा है, तो मॉलिक्यूल है। तो मॉलिक्यूल एलिमेंट को बनाने के लिए जितने एटम चाहिए, इसमें जितने एटम इसमें लगे, 8 एटम लगे, इसमें 3 एटम लगे, इसमें 2 एटम लगे हैं, ठीक है। सो ये क्या कहलाएंगे, ये एटॉमिसिटी कहलाएंगे। तो डिफिनेशन, द नंबर ऑफ एलिमेंट कॉन्सिस्ट मॉलिक्यूल, द नंबर ऑफ एटम कॉन्सिस्ट मॉलिक्यूल इज कॉल्ड एटॉमिसिटी उसे कहेंगे। अब हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट तो देख लिया, इसका कॉन्सेप्ट क्लियर कर लिया, ठीक है। ये सारे मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट ही हैं। एक चीज़ इसमें और देख रहे हैं हम। मैंने बताया था कि कुछ एटम होते हैं
जो किस में एडजस्ट कर जाते हैं, फ्रीली एडजस्ट कर जाते हैं। तो ठीक है, वो एक ही है, ये एक एटम ही है। ऑक्सीजन का एटम एक एटम ही है, ठीक है। तो उससे क्या कहेंगे हम, यहाँ पर कोई एटॉमिसिटी नहीं है, एटॉमिसिटी सॉरी 1 एटॉमिसिटी है, एटॉमिसिटी 1 लिखने है तो इसलिए वही हो गया यहाँ पर। तो इसे हम मोनोएटॉमिक कहते हैं, मोनोएटॉमिक कहते हैं। अब जब दो एटम हो जाएंगे, ठीक है, एटॉमिसिटी 2 हो जाएगी उसकी, फिर क्या कहेंगे उसे, ऑक्सीजन के लेते हैं, 2 एटम हो गए इसमें, 2 एटम हो गए, तो अब इसे क्या कहेंगे, अब इसे डायटॉमिक कहेंगे। तो इसे हम डायटॉमिक कहेंगे जब एटॉमिसिटी 2 होगी, 2 एटम है इसमें। अभी 2 एटम और किस में हो सकते हैं, हाइड्रोजन में हो सकते हैं, नाइट्रोजन में है, N2 होता है, ठीक है, H2 होता है, हाइड्रोजन, ऑक्सीजन में तो होता ही है, ठीक है। अब जब 3 एटॉमिसिटी होगी जब क्या होगा, देखते हैं यहाँ पर, जब 4 एटम फास्फोरस के इकट्ठा हो जाएंगे, कोवैलेंट बॉन्ड करेंगे, कंबाइंड हो जाएंगे साथ में केमिकली, तो वो क्या बनाएंगे, वो टेट्राटॉमिक कहेंगे। जब इसे याद रखेंगे, जब एटॉमिसिटी 1 होगी तो मोनोएटॉमिक, एटॉमिसिटी 2 होगी तो डायटॉमिक, एटॉमिसिटी 4 होगी तो टेट्राटॉमिक। और जब एटॉमिक, एक हमने एग्जांपल और देखा था ना S8, तो उसकी क्या होगी, उसे हम पॉलीएटॉमिक कहेंगे। ये पॉलीएटॉमिक में आ जाता है क्योंकि इसमें एटॉमिसिटी 8 है। हमने मॉलिक्यूल ऑफ एलिमेंट सारे डिस्कस कर लिया। अब सेकंड में आते हैं मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड, ठीक है। सो मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड क्या होगा ये अब हम देखते हैं। जब 2 या 2 से ज़्यादा 2 और मोर डिफरेंट एटम केमिकली कंबाइंड, ठीक है, कंबाइंड, उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहते हैं। अब एलिमेंट में क्या था, एलिमेंट बस एक चीज़ सेम थी, यहाँ पर मतलब चेंज थी, यहाँ पर सिमिलर था, सिमिलर एटम था। केमिकली कंबाइंड इज कॉल्ड केमिकली कंबाइंड टुगेदर इज कॉल्ड एलिमेंट था। और मॉलिक्यूल में मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में क्या है, डिफरेंट एटम है, याद करने में आसानी होगी, ठीक है, ऐसे प्रकार। तो अभी ये कैसे होता है, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड में डिफरेंट एटम कैसे होते हैं ये देखते हैं। जैसे H2O में अब क्या है, देखिए 2 एटम है। पहली बात ये देखते हैं, केमिकली कंबाइंड तो ये भी है, केमिकली कंबाइंड तो ये भी है, 2 एटम है, एक ये एटम हो गया, दूसरा ये एटम हो गया, एक ये एटम हो गया, दूसरा ये एटम हो गया। और केमिकली कंपाउंड है तो इसे हम क्या कह सकते हैं, इसे मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कह सकते हैं। दूसरा एग्जांपल ले लेते हैं, CO2, दो एटम है, केमिकली कंपाउंड है, ये भी मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड हो गया। NH3, ये भी इसमें 2 एटम है। जरूरी नहीं 2 ही एटम हो, ओके, जरूरी नहीं 2 ही एटम हो, 2 से ज़्यादा एटम भी हो जाएंगे तब भी वो क्या होगा, यहाँ पर डिफिनेशन से आप समझा करिए, ठीक है। 2 या 2 से 2 और मोर डिफरेंट एटम केमिकली कंबाइंड, इसका केमिकली कंबाइंड टुगेदर, एक दूसरे से कंबाइंड होंगे तो उसे क्या कहेंगे, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहेंगे। वही चीज़ यहाँ पर देखिए, 2 एटम है, केमिकली कंपाउंड है, केमिकली कंबाइंड है, तो इसे हमने क्या कहा, मॉलिक्यूल ऑफ कंपाउंड कहा। अब हम अपने नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं। नेक्स्ट टॉपिक क्या है हमारा, लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन। अब आप इस टॉपिक से समझ गए होंगे कि लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या होगा, ठीक है। अब कोई भी चीज़, कोई भी मॉलिक्यूल लेते हैं, वो मॉलिक्यूल किस प्रकार बनता है, कंपाउंड किस प्रकार बनता है कंबाइन होके, ठीक है, वो केमिकल कंबाइन होके किस प्रकार बनता है, वो लॉ ऑफ केमिकल रिएक्शन किस प्रकार होते हैं, वह भी हम नीचे बताएंगे कि लॉ ऑफ किस प्रकार कंबाइन करते हैं, किसे मॉलिक्यूल और कंपाउंड बनाने के लिए किस प्रकार हम उसे कंबाइन करते हैं, वो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, ठीक है। ये 2 हैं लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन, 2 हैं, कौन कौन से, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास पहला हो गया, सेकंड कौन से हैं, लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अभी हम क्या देखेंगे, लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास क्या है, पहला क्या है, कन्वर्जन ऑफ मास। अब देखते हैं अभी किसने इन्वेंट किया, ये किसने इन्वेंट किया, लेवोसियन ने इन्वेंट किया, इसे बुक में लिखा हुआ आप पढ़ लेंगे, ठीक है।
अब लॉ ऑफ कन्वर्जन ऑफ मास क्या कहता है, ठीक है। चलिए हम एक एक्टिविटी लेते हैं इसकी। हमने 50 ग्राम क्या ले लिया, CO2 ले लिया, 50 ग्राम CO2 ले लिया। और क्या ले लिया, सेकेंड चीज कैल्शियम ऑक्साइड ले लिया, वो क्या है 50 ग्राम ही है, ठीक है, 50 ग्राम ही है। अब इक्वल टू जब इसे कंबाइन करेंगे कंबाइन करेंगे तो इक्वल टू क्या आएगा, कैल्शियम कार्बोनेट। कैल्शियम कार्बोनेट कितना होगा, वो 100 होगा। तो इसमें क्या था, देखिए CO2 50 ग्राम प्लस, अब इसमें क्या था CO2 50 ग्राम थी, कैल्शियम 50 ग्राम था, कैल्शियम ऑक्साइड 50 ग्राम था, कैल्शियम कार्बोनेट रिजल्ट कितना निकला, 100 ग्राम निकला। तो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन कहता है कि जितनी चीज़ हमने पहले मिलाई थी, जितना ग्राम मिलाया था हमने पहले चीज़ें, केमिकल रिएक्शन रिएक्टेंट, ठीक है, रिएक्टेंट इसे मतलब जितने हम मिलाते हैं इक्वल टू इस साइड होता है, लेफ्ट साइड, ऐसे क्या है, राइट साइड जो होता है आपके, वो क्या होगा, रिएक्टेंट होगा। और ये क्या होगा, ये प्रोडक्ट होगा। सो लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन क्या कहता है, जितना आपका रिएक्टेंट होगा उतना ही प्रोडक्ट निकलेगा। मान लीजिए कितना 50 ग्राम रिएक्टेंट था तो उतना ही प्रोडक्ट निकलेगा 100 ग्राम। और भी केमिकल कंबाइन करते तो ऐसे ही आता है, जितना रिएक्टेंट होगा उतना प्रोडक्ट होगा। लॉ ऑफ केमिकल कॉम्बिनेशन ये कहता है। अब सेकंड चीज आते हैं लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन। अब ये थ्योरी किसने दी थी, जॉन डाल्टन ने दी थी। अब इसने क्या कहा था, जॉन डाल्टन ने क्या कहा था कि मान लीजिए H2O ले लेते हैं, एक वाटर ले लेते हैं, इसका रेशियो कितना है 1:8 है। तो जॉन डाल्टन ने कहा था कि जो 1:8 है कंपाउंड बन रहा है इसे मिलाकर वाटर का 1:8 है, तो ये आप कहीं का भी ले लीजिए वाटर 1:8 वाटर कहीं का ले लीजिए, कहाँ का, चाहे आप नदी का ले लीजिए, गटर का ले लीजिए, या फिर समुद्र का ले लीजिए, कहीं का भी ले लीजिए। ये जो 1:8 वाटर की मॉलिक्यूल मिक्स हो रहे हैं, कंपाउंड बना रहे हैं 1:8 में, तो वो 1:8 में ही बनाएंगे, वो चेंज नहीं होंगे। तो कांस्टेंट प्रोपोर्शन यही कहता है, ये क्या कहता है कि 1:8 में ही वाटर कंपाउंड बनाएगा, चेंज नहीं होगा जहाँ के ले लीजिए। तो लॉ ऑफ कांस्टेंट प्रोपोर्शन के एक नाम से और कहते हैं डेफिनेट प्रोपोर्शन। तो अब हम क्या देखेंगे, डाल्टन एटॉमिक थ्योरी, जो कि डाल्टन द्वारा दी गई थी। एटम की थ्योरी डाल्टन द्वारा दी गई थी, जो कि 6 पॉइंट है, एक एक करके हम डिस्कस करेंगे। सो हम फर्स्ट पॉइंट डिस्कस करेंगे। फर्स्ट पॉइंट क्या कहता है डाल्टन का, एटम मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। इसके मतलब समझाता हूँ मैं। जो मैटर होता है उसका सबसे छोटी इकाई क्या होती है, वो एटम होता है। सबसे छोटी इकाई वो एटम के पार्टिकल एटम होता है सबसे छोटी इकाई। तो उसके बाद तो हम डिवाइड नहीं कर सकते, उसे मैंने क्या कहा था, उसे एटम कहा था। मैटर की सबसे छोटी इकाई क्या कहता, एटम कहा था। तो वही डाल्टन कहता है कि एटम इज मेड अप ऑफ टाइनी पार्टिकल। एटम से बना हुआ है, सबसे छोटी इकाई क्या है, एटम। हम अपने सेकेंड पॉइंट में आते हैं, इंडिविजुअल नॉर। इसके मतलब समझाता हूँ मैं आपको। जो एटम होता है वो ना ही क्रिएट होता है ना ही डिस्ट्रॉय होता है, मतलब कि उसके बाद एटम लास्ट यूनिट है, उसके बाद डिवाइड नहीं हो सकता एटम। डाल्टन का मानना उस समय ये था, जिस समय उन्होंने डाल्टन एटॉमिक थ्योरी लिखी थी, उस समय उनका मानना ये था कि एटम ही लास्ट यूनिट है। एटम के बाद एटम मतलब कि एटम डिविजुअल नहीं हो सकता, उसके बाद कोई चीज़ नहीं है। अब हम नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, एटम ऑफ सेम एलिमेंट हैव आइडेंटिकल मास एंड प्रॉपर्टी। अब ये क्या कहता है, एटम के सेम एलिमेंट का सेम मास होगा और सेम केमिकल प्रॉपर्टी होगी। नेक्स्ट पॉइंट में आते हैं, फोर्थ पॉइंट में, एटम ऑफ डिफरेंट एलिमेंट हैव डिफरेंट मास एंड केमिकल प्रॉपर्टी। अब डिफरेंट एलिमेंट का जो एटम होता है उसका डिफरेंट मास होगा और डिफरेंट केमिकल प्रॉपर्टी होगी। यही फोर्थ पॉइंट कह रहा है। अब हम अपने फिफ्थ पॉइंट में आते हैं, एटम कंबाइन इन वोल नंबर रेशियो इन कंपाउंड। इसका मतलब समझाते हैं, H2O वाटर है,
अब इसको हम 1:8 में लिख सकते हैं, बुक में लिखा हुआ है। वो कैसे, वो अब हम नेक्स्ट चैप्टर में समझेंगे। इसका मास लिखा हुआ है। सो इसने क्या कहा, एक रेशियो में, मतलब वोल रेशियो में, हम हाफ में नहीं लिख सकते, हाफ 8 नहीं लिख सकते, हाफ 3 नहीं लिख सकते, ½ 8, ½ 3 ऐसा नहीं लिख सकते। तो एटम, ये थ्योरी क्या कहती है, एटम कंबाइंड इन वोल नंबर रेशियो इन कंपाउंड। जब कंपाउंड बनाता है, जो ये कंपाउंड है, जब कंपाउंड बनाता है तो इसे हम ½ 2 में नहीं लिख सकते। अब हम 6 पॉइंट डिस्कस करते हैं। ये पॉइंट क्या कहता है, डाल्टन का 6 पॉइंट क्या कहता है कि जो मैंने ये लिखा 1:8 लिखा, किसका, वाटर का 1:8 लिखा, तो ये कहीं का भी हो, मतलब वाटर कहीं का भी हो, चाहे समुद्र का हो चाहे गटर का हो, सो इसका रेशियो कितना होगा, 1:8 ही होगा। तो कंपाउंड जब बनाया गया है, कंपाउंड बना है, तो किस रेशियो में बनेगा, 1:8 में ही बनेगा। ये उसके ही सिक्स थ्योरी है डाल्टन की। अब आपने सोचा कि यहाँ हर एक चीज़ का मास है, यहाँ तक कि हमारा भी, इस बोर्ड का भी है, मतलब कि जो चीज़ यहाँ है उनका हर एक चीज़ का मास है, तो एटम का मास क्यों नहीं होगा। तो अब हम इस टॉपिक में पढ़ेंगे एटॉमिक मास। एटॉमिक मास कैसे निकालेंगे और इसकी पूरी स्टोरी पढ़ेंगे। सो जब एटॉमिक मास निकालने की बारी आती है तो हम इसे कैसे निकालते हैं, रिलेट करते हैं एक दूसरे से। अब रिलेट किस चीज़ में किया जा सकता है, एक तराजू है उसमें मास रिलेट किया जाता है, तो तराजू में ही होगा, क्योंकि दोनों साइड मास इक्वल रखे जाते हैं तभी वो इक्वल हो जाता है। अब डिजिटली में ये नहीं हो सकता, मतलब कि जो एटॉमिक मास है वो डिजिटल में हम नहीं एक्सप्लेन कर सकते, मतलब कि नहीं बता सकते या फिर नहीं मेजर कर सकते। इधर हम एक एटम ले लेते हैं, कौन सा, चलिए हीलियम का ले लिया हमने एक एटम, इधर कार्बन का ले लिया। अब ये दोनों इक्वल नहीं है, अब इस साइड ज़्यादा है, पूरा एटम ये कार्बन का लिया हमने, इस साइड ज़्यादा है, तो हीलियम का मास ज़्यादा है। अब इसी प्रकार हम कैसे रिलेट करेंगे, हमने कार्बन के 2 भाग कर दिए, कार्बन के 2 भाग कर दिए, फिर इधर रखा 1 भाग, जब भी उधर ज़्यादा है। तो इसी प्रकार हमने 12 भाग कर दिया। और जब हमने इस एटम का 1/12 भाग रखा, यहाँ पर 1/12 भाग रखा, तो हीलियम के बराबर हो गया। तो हम कह सकते हैं ना कि जो हीलियम है ये 1/12 एटम, मतलब C12 एटम, ये आइसोटोप है। हमने C12 कार्बन एटम का C12, मतलब जो आइसोटोप अभी हम आगे पढ़ेंगे, वो C12 लिया, तो वो C12 के 1/12 एटम के बराबर है हीलियम, एक हीलियम। तो इसी प्रकार ये रिलेट किया गया, इसी प्रकार मास को एक दूसरे से रिलेट किया गया, इसी प्रकार मास एक दूसरे के निकाला गया। तो हमारा एक AMU क्या हुआ, एक AMU क्या हुआ, 1/12। सो हमारा 1 AMU क्या हुआ, AMU एटॉमिक मास यूनिट होता है, इसका फुल एटॉमिक यूनिट। 1 एटॉमिक मास यूनिट इक्वल टू क्या हुआ, 1/12 द एटम ऑफ द मास ऑफ 1/12 C12 एटम। जो C12 मैंने आइसोटोप लिया है, इसके 1/12 भाग, मतलब 12 भाग करते हैं, तो 1/12 एटम के बराबर होगा, क्या होगा, 1 AMU। अब यही 1 AMU बाद में 1U बन गया, इसे बाद में U में डिस्क्राइब किया गया था, यूनिफाइड मास होता है, U का मतलब यूनिफाइड मास होता है। अब हम नेक्स्ट टॉपिक में आते हैं अपने। सो एटम हम देख लिया, आयंस क्या होते हैं, ये जब एटम में कोई चार्ज प्रेजेंट होता है, या फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, जब एटम में कोई चार्ज प्रेजेंट हो जाता है तो उसे हम क्या कहते हैं, उसे हम आयन कहते हैं। तो हम इसकी डिफिनेशन देख लेते हैं। तो ग्रुप ऑफ
ग्रुप ऑफ एटम जब कैरी चार्ज, जब उनके पास कोई चार्ज हो जाता है, पॉजिटिव या निगेटिव कोई चार्ज हो जाता है, तो उसे हम क्या कहते हैं? उसे हम आयंस कहते हैं। जब एक एटम में चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसे आयंस कहते हैं। तो जब ग्रुप ऑफ एटम में चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। ग्रुप ऑफ एटम में जब बहुत सारे एटम हो जाते हैं, उनमें चार्ज प्रेजेंट होता है, फिर पॉजिटिव चार्ज या फिर निगेटिव चार्ज, तो उसे हम पॉलीएटॉमिक कहते हैं। और जब एक में प्रेजेंट होता है तो उसे हम आयन कहते हैं। जब निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जब क्या कहते हैं? जब निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है, जब निगेटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो उसे क्या कहते हैं? उसे हम आयंस कहते हैं। और जब पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट होता है तो कटायन हो जाता है। हमने आयंस की पूरी स्टोरी पढ़ ली। अब नेक्स्ट में आते हैं। अब हम मॉलिक्यूलर कंपाउंड का फार्मूला कैसे लिखेंगे, मतलब बनाएंगे, वो हम अब इस टॉपिक में देखते हैं। मान लीजिए एक एग्जांपल लेते हैं, CO2। अब CO2 को कैसे लिखेंगे? हमने C लिख दिया इस साइड और इस साइड O लिख दिया। अब O की वैलेंसी क्या होती है? मतलब O की और C की वैलेंसी देखेंगे तो इसकी 4 होती है और इसकी 2 होती है। वैलेंसी इसकी 4 होती है, इसकी 2 होती है। तो अब इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे। वैलेंसी कैसे निकालते हैं वो बाद में देखेंगे नेक्स्ट चैप्टर में। तो C2O4। अब आप सोच रहे हैं ये सेम तो नहीं है, तो कैसे हो गया? तो अभी इसको शॉर्ट कर लेंगे, मतलब 2 से डिवाइड हो रहा है तो 2 से डिवाइड कर देंगे। 2 1 2, 2 2 4, ये CO2 वैसे ही आ गया। ये मॉलिक्यूलर कंपाउंड निकालने का फार्मूला CO2 है। CO2 ऐसे मतलब कार्बन दिए है, ऑक्सीजन दिए है। अब इसका कार्बन डाइऑक्साइड निकालना है तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड से ऐसे फार्मूले निकाल सकते हैं। अब आयोनिक कंपाउंड निकालना है, वो कैसे? आयोनिक कंपाउंड का फार्मूला निकालता हूँ, राइटिंग फार्मूला कैसे निकालेंगे? हम एग्जांपल लेते हैं एल्युमिनियम ऑक्साइड का। Al हमने लिख दिया इस साइड, वैसे सेम ही निकालेंगे उसी प्रकार। ऑक्सीजन लिख दिया। इसमें हम चार्ज लिखेंगे, उसमें हम वैलेंसी लिखेंगे, इसमें हम चार्ज लिखेंगे। तो इसका 3 पॉजिटिव चार्ज है और इसका 2 निगेटिव चार्ज है। अब उसी प्रकार हम क्रॉस मल्टीप्लिकेशन कर देंगे तो Al2O3 सेम वैसे ही आ गया। एल्युमिनियम ऑक्साइड का फार्मूला आ गया। ये जब इसमें चार्ज प्रेजेंट हो जाएंगे तो क्या कहलाएगा? आयोनिक कंपाउंड। और जब चार्ज नहीं प्रेजेंट होंगे तो मॉलिक्यूलर कंपाउंड कहलाएगा। ये डिफरेंस हो गया इसका। मॉलिक्यूलर मास क्या है, अब हम ये डिस्कस करते हैं। मॉलिक्यूल्स तो आप जानते हैं, मास भी जानते हैं, दोनों का मतलब जानते हैं। तो इसे कैसे निकालते हैं? एक एग्जाम्पल लेते हैं, H2O वाटर। वेरी सिंपल है, ठीक है। तो हमने सबसे पहले H रखा, H के 2 एटम है प्लस ऑक्सीजन, इसमें 2 अलग है ना। H के 2 एटम है और ऑक्सीजन के 2 एटम है। ऑक्सीजन के एक एटम है तो H2 + 1 O लिख दिया। H × 2, क्योंकि 2 क्यों लिख दिया? क्योंकि यहाँ पर 2 है, H2 है और O लिख दिया ऐसे। अब इसके मास लिख देंगे। अब हाइड्रोजन का मास और ऑक्सीजन का मास लिख देंगे इनका, तो आ जाएगा। इसका 1 है और इसका 16 है। इसका मास 1 है H का, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का 16 है तो 16 लिख दिया। 2 + 16 प्लस कर दिया 18 आ गया। अब 18U क्या गया? मैंने बताया था यूनिफाइड मास को हम U से लिखते हैं। जब एटॉमिक मास बताया था, पहले AMU से लिखा जाता था, अब U से लिखा जाता है। तो ये क्या हुआ? मॉलिक्यूलर मास निकालने का फार्मूला हो गया। कैसे निकालें? ऐसे निकालेंगे। H2O का अलग अलग रख देंगे इनको, इसका मास रख देंगे, H का मास रख देंगे, O का मास रख देंगे, इसके बाद ऐड करके निकाल लेंगे। ये U लिखा है यहाँ पर। अब इसी पर जब ग्राम एटॉमिक मास निकालना होगा तो क्या करेंगे? यही सेम चीज़ होती है पर यहाँ पर ग्राम हो जाता है। ये चीज़ चेंज हो जाती है। कौन सी? ये चीज़। पहले यहाँ पर U था, जब क्या निकालेंगे? जब मॉलिक्यूलर निकालेंगे तो U था, अब यहाँ पर ग्राम हो गया।
ग्राम हो गया, जी बन जाएगा, तो वो क्या होगा, ग्राम मॉलिक्यूलर मास का आंसर आ जाएगा। ऐसे निकालेंगे, मतलब H2O का निकालना होगा ग्राम मॉलिक्यूलर मास तो 18 जी आ जाएगा, और मॉलिक्यूलर मास निकालना होगा तो 18 U आ जाएगा। अब हम आते हैं मोल कॉन्सेप्ट। मोल कॉन्सेप्ट क्या है? अगर मैं आपसे कहूँ एक दर्जन बनाना लाना है, ठीक है, तो उसमें 12 नोट्स आएंगे, मतलब 12 बनाना आपको देगा, ठीक है। एक दर्जन बनाना लाना है तो 12 बनाना देगा वे। तो इसी प्रकार इसमें भी है, मोल कॉन्सेप्ट में है। तो 1 मोल इक्वल टू क्या होगा, किसी कहा जाए 1 मोल लाना है, ये एटम की साइंस की बात हो गई। 1 मोल है तो कितना होगा 6.022 जो 10 के पावर 23, ये इतने नोट्स होंगे। तो इसे हम क्या कहते हैं, इसे हम एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। ये भी लिखे देना, एवोगाड्रो नंबर कहते हैं इसे। 1 मोल इक्वल टू जैसे होता है ये होता है, अब इसे हम क्या कहते हैं, इसे एवोगाड्रो नंबर कहते हैं। और ये चीज़ आपको याद रखनी है, इसे तो आप जानते हैं, ये चीज़ आपको याद रखनी है मोल कॉन्सेप्ट में। हम इसी चीज़ को लेकर हम आगे चलते हैं, एक क्वेश्चन सॉल्व करते हैं, आप पूरा समझ जाएंगे। तो जब हम क्वेश्चन कौन सा है, फाइंड द नंबर ऑफ मोल इन 52 ग्राम He, मतलब हीलियम, ये हमें फाइंड करना है। तो हम इसे जब कोई भी सवाल फाइंड करने के लिए एक चीज़ जो याद रखिएगा, वो एवोगाड्रो नंबर तो मैंने बताया, पर इसे हम लाइन में रखते हैं। मान लीजिए हमें 1 मोल He, 1 मोल ऑफ He कितना होता है, 1 मोल ऑफ He का मतलब इसका मास, एक He का एक मास कितना, He का मास कितना होता है, तो कितना 4 ग्राम हो गया। अब ये क्वेश्चन हमसे क्या कहता है, फाइंड द 1 मोल नहीं, नंबर ऑफ मोल निकालना है इतने हीलियम का। अब 52 ग्राम हीलियम तो हमें दिए हुए, ये चीज़ हमें दिए हुए। अब इससे हमें ये निकालना है, ये जरूर याद रखिएगा, इससे हमें ये दिए हुए 50 ग्राम ऑफ हीलियम, मोलर मास दिए हुए, मोलर मास, ठीक है, एवोगाड्रो नंबर मोलर मास। अब ये हमें दिए हुए, इससे हमें ये निकालना है नंबर ऑफ हीलियम, नंबर ऑफ मोल निकालना है। नंबर ऑफ मोल कितने मोल होंगे, तो इसे हम कैसे निकालेंगे, तो 1 मोल में कितना 4 ग्राम हुआ, ये मैंने पीछे बताया है, सॉरी ऊपर बताया है। सो 4 ग्राम में कितना होगा, 4 ग्राम में कितना होगा, मेरा 4 मोल होगा। 4 ग्राम में कितने मोल होंगे देखा जाए तो 1 मोल में इतने मोलर मास हुआ, 1 मोल में इतना मोलर मास हुआ, तो 4 मोलर मास में कितना होगा, 1/4 मोल हो जाएगा। अब हमारे पास 52 ग्राम कितना मोलर मास दिया हुआ है, 52 ग्राम। इसे हम इधर सॉल्व करते हैं। अब 52 ग्राम हमें निकालना है, 52 ग्राम निकालना है, तो वो चीज़ मैंने वहाँ पर लिख दिया 52 ग्राम और 1/4, सॉरी 4 है यहाँ पर 4। अब 52 ग्राम का मोल निकालना है, तो इसे सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा कितना है 13 मोल आ गया। इसे यहाँ से डिवाइड कर दिया, कितना है 13 मोल आ गया। तो 52 ग्राम मोलर मास में कितना 13 मोल होते हैं। यही चीज़ हमें बताना था कि मोलर मास कितने होंगे 52 ग्राम He में, तो 13 मास होते हैं। इसी प्रकार हम मोल कॉन्सेप्ट जानेंगे और इसके सारे सवाल होंगे वो इसी प्रकार निकालेंगे। ये चीज़ जरूरी याद रखनी है आपको, ये चीज़ पहले रख लेने सवाल में, फिर मन में याद कर लेना है 1 मोलर मास ऑफ He। कोई भी चीज़ हो, कोई चीज़ यहाँ पर लिखो, कार्बन लिखा हो तो कार्बन का मास मोलर मास रख देंगे, मतलब मास रख देंगे। कार्बन का 12 हो जाता है, ठीक है, ऑक्सीजन का 16 हो जाता है, ऑक्सीजन का रहता है 16 हो जाता है। एवोगाड्रो नंबर हमेशा वही रहेगा। मान लीजिए आपको ये दिया हुआ है, ये निकालना है नंबर ऑफ, जब ये निकालने एवोगाड्रो नंबर निकालने के लिए कहेगा तो नंबर ऑफ चार्जेस कहेगा, कितने चार्ज हैं, तो कहेगा कितने चार्ज निकालना है, तो ये है, ये निकालना है, आप आराम से निकाल लेंगे।
अगर ये दिए चार्ज दिए है, नंबर ऑफ मोल निकालना है तो आराम से निकाल लेंगे। सो ये कहानी और मोल कॉन्सेप्ट के और पूरी हो जाती है। और किस प्रकार हम ये फाइंड करेंगे मोलर मास, मोल कॉन्सेप्ट के जो नंबर ऑफ मोल्स कैसे फाइंड करेंगे, चार्जेस कैसे फाइंड करेंगे, वो इस फार्मूले से हमने देख लिया है। तो हमारा ये चैप्टर ख़त्म हो जाता है।